हेलो एवरीवन। आज हमारा वेक्टर चैप्टर का पार्ट 2 है, वीडियो पार्ट 2, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर सिस्टम। करेक्ट। तो एक एक करके हम ये दोनों पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये दोनों पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं इन द चैप्टर ऑफ वेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए, जिसे हम नोट करके लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली एक वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम उसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज मान लो यहाँ पे अगर कोई वेक्टर है ऐसा, बराबर है। हम लास्ट वीडियो में ये जान चुके हैं कि किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाय यूजिंग एन एरो। ठीक है। अब अगर मान लो अगर एक वेक्टर है, इसे अगर मुझे पैरेलली शिफ्ट करना है, मान लो यहाँ कहीं पे अगर शिफ्ट करना है, तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फ़र्क पड़ा क्या? तो आप हमेशा ध्यान में रखें, जब भी किसी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, और इसलिए ये इसकी एक प्रॉपर्टी कहलाती है जहाँ पे हम बोलते हैं कि एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। तो जैसा कि आपने देखा, इस वेक्टर को मैं यहाँ से यहाँ पे भी ला सकता हूँ, इसे वापस थोड़ा नीचे भी ले जा सकता हूँ, यहाँ पे भी। तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारा पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये अपने को डिस्कस करना है कि किसी वेक्टर के बीच का हम एंगल कैसे फाइंड आउट करें। बराबर है। अब इसे समझने के लिए आप इस बात को ध्यान से देखें कि मान लो अगर कोई भी दो वेक्टर है, इसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से लेता हूँ। मान लो कि यहाँ हमारे पास एक वेक्टर ये है, सपोज दैट इज़ वेक्टर ए, और मान लो एक दूसरी वेक्टर ये है, और मान लो कि ये वेक्टर क्या है भाई, बी। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो किसी भी दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो इसका जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि ईदर देयर टेल और हेड शुड बी कोइंसाइडेड। इसका मतलब ये हुआ कि या तो उनके बीच का, दोनों वेक्टर के बीच, या तो उनका टेल कोइंसाइड होना चाहिए या फिर उनका हेड कोइंसाइड होना चाहिए। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में देखूँ तो यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहाँ पे दोनों के बीच का टेल कोइंसाइडेड है, बराबर है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि भाई अब उनके बीच का हमें एंगल मेज़र करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये वेक्टर ए है और अगर ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच के ना दो एंगल्स बनते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये छोटा वाला एंगल, या फिर हम इसे ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये अंदर वाला एंगल है। चलो इसे मैंने 2 मिनट के लिए θ1 से रिप्रेजेंट किया, बराबर है। और इसके बीच का एक एंगल ये भी हो सकता है। चलो हमने इसे क्या किया, θ2 से रिप्रेजेंट किया। ठीक है। तो ए और बी के बीच की पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो जाती है कि इधर देयर टेल और हेड शुड बी कोइंसाइडेड, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद भाई अब बात ये कि θ1 इनके बीच की एंगल होगी या θ2 इनके बीच की एंगल होगी। तो आप हमेशा ध्यान दें कि स्मॉलेस्ट एंगल between these two vectors is called angle between two vectors। तो उस हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो ए और बी के बीच का एंगल हमें क्या लेना चाहिए? क्या ये θ1 है या फिर ये θ2 है? तो हमने जैसा कि पाया, जैसे हमने कंडीशंस अभी समझे हैं, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन दोनों का हेड या टेल कोइंसाइड होना चाहिए, इधर टेल और हेड। तो हमने देखा दोनों का टेल कोइंसाइड हो रहा है। फिर हमने देखा
दूसरी कंडीशन में उनके बीच का स्मॉलेस्ट एंगल लेना है, तो हमने देखा यार इनके बीच का स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, तो दैट इज़ θ1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ θ1 नॉट θ2, बराबर है। तो इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, ताकि आपको और चीज़ों की क्लैरिटी आ जाए। जैसे मान लो कि मैंने आपसे बोला, सपोज़ यहाँ पे आपकी एक वेक्टर है, मान लो दिस इज़ वेक्टर ए, और मान लो कि ये आपकी यहाँ पे एक दूसरी वेक्टर है, सपोज दिस इज वेक्टर बी, करेक्ट। और यहाँ पे इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। अब आपसे पूछा गया कि नाउ टेल मी व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये हमें बताना है। अब ध्यान से देखना, जब भी हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करते हैं तो ये दो कंडीशंस तो हमें याद होने ही चाहिए। पहला कंडीशन बताता है या तो उनका टेल या फिर हेड कोइंसाइड होना चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो बी का टेल ए के हेड के ऊपर है, मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई। अब अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो पहले तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब करने के लिए अब क्या करें, तो हमें पता है कि वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो वेक्टर ए या वेक्टर बी दोनों में से किसी एक को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने वेक्टर को उसकी जगह पे एज इट इज़ यूं ही रहने दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया उसकी पोजीशन में, बट वेक्टर बी जो कि पहले यहाँ पे थी मैंने उसे शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आया, ये मैंने शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है भाई, दिस इज़ आवर वेक्टर बी, और ऐसा हम कर सकते हैं। अब अगर आप सिंपल ज्योमेट्री लगाओगे तो यहाँ पे आपको पहले क्या गिवन था, ये एंगल कितनी थी भाई 120 डिग्री, बराबर है ना। तो ये कितनी 60 है, तो इसका मतलब ये एंगल क्या होएगा भाई 60 डिग्री, करेक्ट। तो अब वापस अपने कंडीशंस को देखते हैं। कंडीशन 1, या तो टेल या हेड कोइंसाइड होना चाहिए, तो बिल्कुल इन दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, टेल कोइंसाइड कर रहा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल उनका एंगल कहलाएगा। तो देखो एक तो अंदर की तरफ 60 डिग्री बन रहा है, और अगर आप बाहर की तरफ देखो तो बाहर की तरफ कितना हो जाएगा भाई, ये सिंपली हो जाएगा 360 माइनस 60 विच इज़ 300 डिग्री। तो हमें क्या मालूम है कि दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल हमने लेना है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर विल बी 60 डिग्री। आसान था ये, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे कि इस केस में हमने यहाँ पे बी वेक्टर को उसकी जगह से पैरेलली शिफ्ट किया है, अगर हम चाहे तो ए वेक्टर को भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ए की पहले पोजीशन क्या थी, ये, करेक्ट, और बी की पोजीशन तो भाई ये थी कुछ इस तरीके की। अब मान लो कि ए को हमने पैरेलली शिफ्ट किया, अगर सपोज़ ये वेक्टर ऐसा है तो हम इसे पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो हमने इसे शिफ्ट करके कुछ तो हम यहाँ पे ले आए, दिस इज़ आवर ए वेक्टर। अगर आप ढंग से देखो तो क्वेश्चन के अंदर अपने को ये एंगल दे रखी थी विच वाज 120 डिग्री। अब अगर ये 120 डिग्री है, ऑब्वियसली ये कितनी होगी भाई 60। अब अगर ये 60 है तो ऑब्वियसली ये भी कितनी होगी 60 डिग्री। वापस कंडीशंस को देखते हैं, क्या दोनों के टेल या हेड कोइंसाइड कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल दोनों के हेड कोइंसाइड कर रहे हैं। दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल कितना है भाई, तो 60 डिग्री। अगेन हमारा जो आंसर है वो कितना है 60 डिग्री। कहने का मतलब आप कोई सा भी मेथड यूज़ करो, किसी को भी पैरेलली शिफ्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली इस तरीके से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। सिंपल सा जो कंडीशन अपने को याद रखना है वो एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो चलो ये हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वन इज़ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। पहली बात तो आखिर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो चीज़ें ये होती है, ठीक है, एक तो अपने को ये समझ में आना चाहिए। फिर क्या है भाई, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, वो किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन की बात कर रहा है। पोजीशन मतलब जैसे कि आमतौर पे हम जहाँ पे रह रहे होते हैं, हम कुछ भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग करें तो हम क्या करते हैं, एक एड्रेस डालते हैं ताकि वहाँ पे चीज़ों की डिलीवरी हो पाए। वैसे ही किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है वो एक्चुअली उसका एड्रेस बताती है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर,
ठीक है। तो पहली बात तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है और पोजीशन क्या चीज़ होती है, ये दोनों को हम ध्यान से समझें। ठीक, तो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। ठीक, तो पहले तो आप ये देखो कि जब भी हम किसी पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं या फिर लिखते हैं, तो देखो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। मान लो ये अपनी हो गई वाई एक्सिस, मान लो ये अपने लिए क्या हो गई भाई, एक्स एक्सिस। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, तो दिस इज़ आवर ओरिजिन। तो चलो जिसे हमने ओ से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसे या तो हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट, बराबर है। अब एक्चुअली ये बनाने की ज़रूरत क्यों है, तो इसको मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपकी सिटी है पुणे, करेक्ट। यहाँ पे किसी ने आपसे पूछा कि बताओ पुणे की डिस्टेंस कितनी है, तो आप एग्जैक्टली उसका आंसर नहीं बता सकते। बट अगर किसी ने पूछा कि बताओ मुंबई से पुणे की डिस्टेंस कितनी है, तो अब बता पाओगे आप कि कुछ तो 300 किलोमीटर, लाइक दिस, बराबर। बट वही अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ दिल्ली से उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो फिर आप बता पाओगे समथिंग लाइक दिस, कुछ तो रही होगी, मान लो कि 1500 किलोमीटर है। बट क्या पुणे की पोजीशन चेंज हुई है, नहीं। मतलब पुणे जो है उसकी डिस्टेंस मुंबई से कुछ अलग है और दिल्ली से भी क्या है, कुछ अलग है। ऐसा क्यों, क्योंकि पुणे की पोजीशन पहले केस में हमने मुंबई को अपना ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट मानकर कैलकुलेट किया है, इसलिए इसकी डिस्टेंस कुछ अलग आई है। सपोज दैट इज़ 300 किलोमीटर। बट वही जब हम दिल्ली को अपना ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट लेकर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यही डिस्टेंस कुछ तो आ रही है, कितनी, तो दैट इज़ 1500 किलोमीटर, बराबर है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक डिपेंड करती है ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट पे। इसलिए जब भी हम किसी पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन बता रहे होते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एक रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करें, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्स ओ वाई है, इस पूरे को हम क्या बोल रहे होते हैं, तो दिस एक्स ओ वाई, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जैक्टली ये जो कहलाता है दैट इज़ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस बात का ध्यान रखें, एक्स ओ वाई इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओ इज़ द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। अब मान लो कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ध्यान से समझें आप, बहुत आसान है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मान लो यहाँ अगर एक पॉइंट है P, और मैंने बोली कि यार इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है, तो दैट इज़ 2,3, बराबर। अब अगर ये 2,3 है, अब जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में समझा, किसी पॉइंट की पोजीशन हम हमेशा कहाँ से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट से या फिर ओरिजिन से। जैसे पुणे की डिस्टेंस मुंबई से कितनी, 300 किलोमीटर। पुणे की डिस्टेंस दिल्ली से कितनी, तो 1500 किलोमीटर। इसका मतलब अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स ओ वाई के अंदर अगर एक पॉइंट पी है जिसकी कोऑर्डिनेट अगर 2,3 है, इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि पॉइंट पी तक अगर हमें पहुंचना है, तो हमें चलना कहाँ से स्टार्ट करना है भाई, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात तो आप जानते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले डिजिट एक्स कोऑर्डिनेट बताती है, दूसरी वाई और तीसरी जेड कोऑर्डिनेट बताती है। तो उस हिसाब से अगर मुझे पी पॉइंट तक जाना है, तो हमें चलना स्टार्ट करना है पॉइंट ओ से। पहली डिजिट अगर 2 है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। मतलब क्या है भाई इसका मतलब ये है कि आप ओरिजिन से पहले 2 यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलो। +2 है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना चलो भाई, तो 2 यूनिट चलो। तो आप यहाँ कहीं पे होगे। फिर वापस वाई कोऑर्डिनेट कितनी है, दैट इज़ +3, मतलब वापस आप वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना चलो भाई, तो 3 यूनिट्स। तो क्या आप उस पॉइंट पे पहुँच गए, हाँ बिल्कुल। इसका मतलब कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो है वो एग्जैक्टली उस पॉइंट का एड्रेस बता रही होती है। कहाँ से, एड्रेस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ओ
ठीक है। अगर इसकी कोऑर्डिनेट 2,3 है, x में 2 y में 3, अगर ऐसा ही अगर मान लो ये 2,3,4 रहा होता, इसका मतलब x में 2 चलने हैं, y में 3 चलने हैं और z एक्सिस में वापस 4 चलने हैं, तब जाके आप उस पॉइंट पे पहुंच पाओगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बराबर है। तो मेरे हिसाब से आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम होती क्या है। ठीक है, दूसरा जो हमारा था दैट वाज पोलर सिस्टम। तो पोलर सिस्टम को भी हम अच्छे से समझते हैं। पोलर सिस्टम का क्या मतलब है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस हो, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, और दूसरा वो जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो दैट इज़ थीटा। मतलब पोलर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, आर कामा थीटा। वही जबकि कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एक्स कामा वाई कामा जेड, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। बट पोलर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, आर कामा थीटा। जैसे मान लो अगर ये अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, और मान लो कि यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, मान लो 2 मिनट के लिए कि दैट इज पॉइंट पी। ठीक है, अब ये अपनी ओरिजिन या फिर बोले तो रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी पोजीशन दिखानी है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, एक तो मेरे पास तरीका है कि भाई एक्स में मान लो x यूनिट चला और y में y यूनिट चला, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, x कामा y, बट दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन व्हाट अबाउट पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम सिंपली बताती है कि आप रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से उस पॉइंट P तक के बीच एक शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉ करो। दिस इज द शॉर्टेस्ट लाइन जो कि हमने ड्रॉ की। अब ये जो लाइन है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ रही होगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, कुछ भी हो सकती है। तो चलो मैंने इसे क्या कंसिडर करा कि दैट इज आर। ठीक है, मतलब आर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट पी, करेक्ट। और दूसरा कि द एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना एंगल बना रही है, तो दैट इज थीटा। ठीक है, तो ये दोनों अगर आपको मालूम हो तो आप इजीली इस पॉइंट पर पहुंच सकते हो। अगर आपसे किसी ने बोला कि पॉइंट पी जो है, मान लो किसी ने आपसे बोला कि एक पॉइंट पी है, ठीक है, जिसकी पोजीशन कितनी है, तो दैट इज 5,37 डिग्री। बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पहली चीज़ तो ये कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको हमेशा चलना कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो ओरिजिन से। अब ओरिजिन से अगर चलना है तो उन्होंने बोला कि उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 यूनिट। ठीक है भाई, वो कितनी है, 5 यूनिट। और ये 37 डिग्री क्या बता रहा है, ऑलवेज रिमेंबर कि दिस इज द एंगल मेड विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहला काम हमारा क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कितना एंगल बना ले भाई, 37 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल बनाया हमने, ये डॉटेड लाइन। ठीक है, और फिर इस डॉटेड लाइन के ऊपर हमें कितना चलना है, तो 5 यूनिट। तो यहाँ से फिर हमने चलना स्टार्ट करा, ये चलता गया चलता गया चलता गया। मान लो कि यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी 5 यूनिट कंप्लीट हो गई, तो हम पॉइंट पी पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है। ठीक, तो आज के लेक्चर में जो हमने क्लियर किया है दैट इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इधर देयर टेल और हेड शुड बी कोइंसाइडेड, या तो दोनों के टेल या हेड कोइंसाइड करें। ठीक है, दूसरी चीज़ कोइंसाइड करने के बाद हमें ये देखना है कि दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल क्या है। जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। ये एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करेगी आगे चल के भी। ठीक है, तो ये हमारा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, करेक्ट। दूसरा जो है हमारा दैट इज़ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जिसके लिए हमने समझा पहली चीज़ की फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती क्या है भाई,
तो ऐसा कोई तो एक सिस्टम, एक ऐसा फ्रेम जहाँ पे एक ओरिजिन हो, रेफरेंस पॉइंट हो, और उस फ्रेम के अंदर हम किसी पॉइंट की पोजीशन बता पाएँ तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि इस केस में हमारा क्या है, तो दैट इज़ आवर एक्स ओ वाई। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ नथिंग बट ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। फिर हमने क्या देखा, पोलर सिस्टम विच इज़ आर कामा थीटा, वेर आर इज़ द magnitude of the shortest path between origin and that point, and theta is the angle made with horizontal axis in anti-clockwise direction। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। ठीक है, और आगे की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।